हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 29 अप्रैल वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। डिस्कस करने से पहले एक बात शेयर करना चाहता हूं कि आपकी तैयारी के दौरान कभी ना कभी ऐसे क्षण आते ही है जब वो क्षण आपके विचार के विपरीत होते हैं। विचार के विपरीत कहने का मतलब ये है कि आपको अपने पर कभी कभी शक हो सकता है, आपकी प्रिपरेशन को लेकर डाउट हो सकता है। तो ये सब जो डाउट है, शक है, इन सब को कोई बड़ी बात मत मानिए। तो इन सब विचारों को रियल मत माने, क्योंकि ये सब झूठा होता है। और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि ये जो क्षण आते हैं कुछ समय के लिए हो सकते हैं, कुछ दिनों के लिए हो सकते हैं, उससे ज्यादा इसकी औकात नहीं होती कि आपको परेशान कर सके। तभी तो आप अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो। अदरवाइज ये संभव कैसे होता कि आप लंबे समय तक अपनी कंटिन्यूटी मेंटेन करो डिस्पाइट कि आपको इस प्रकार के विचार परेशान करते हो। तो ये सब झूठा है। और झूठा इसीलिए क्योंकि आपका जो अनुशासन है, आपने जो तैयारी करी है लंबे समय से, वो तैयारी में आपका अनुशासन है, आपका मेहनत है। और ये मेहनत और अनुशासन कभी भी आपको पीछे हटने नहीं देगा, आपको हमेशा मजबूर करेगा तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए, एज वेल एज आपको आगे बढ़ने के लिए। कभी भी आपके अनुशासन, आपकी मेहनत पीछे नहीं ढकेलेगी, आपको हमेशा ये आगाह करते रहेगी कि आप आगे बढ़ते रहो, आप मेहनती हो और आप अच्छे अच्छे ऊंचाइयों को अचीव कर सकते हो। और ये जो आपके डाउट्स हैं, ये डाउट्स सब कुछ क्लियर हो जाते हैं जब आप अपनी मेहनत पर, अपने डिसिप्लिन पर विश्वास रखते हो। कहीं ना कहीं जब अंधविश्वास का दौर आता है तो उस समय आपका विश्वास ही काम देता है। और ये सब अंधविश्वास ही तो है जो आपको मजबूर करते हैं कि आप हट जाओ, आप तैयारी से दूर हो जाओ, फिर भी आप नहीं होते। ये सब आपके डिसिप्लिन का कारण है जो आपने लंबे समय में बनाई है। अदरवाइज ये संभव ही नहीं होता कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो इन द टाइम जब आपको डिमोटिवेशन आता है। तो रियलिटी क्या निकल कर आती है इससे? ये जो डिमोटिवेशन का फेज है, ये क्षणभंगुर है, क्षणभंग के लिए रहेगा। आपकी डिसिप्लिन ही आपको आगे बढ़ाती है और आपकी डिसिप्लिन ही आपको सफलता दिलाती है। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे पीरियड को एंजॉय करे कि कोई नहीं भाई साहब, आ जाओ, क्या दिक्कत है, 1-2 दिन की मेहमान हो तुम, उसके बाद तो तेरे को जाना ही है। तेरे को क्या औकात है कि तू टिक जाएगा मेरे डिसिप्लिन के सामने, मेरे अनुशासन के सामने? तो ये जो क्षणभंगुर है, झूठे जो विचार है, इस झूठे विचारों को ज्यादा तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, इसको आदर सत्कार देने की जरूरत नहीं है। इसको डायरेक्ट अपने डिसिप्लिन के साथ चैलेंज करो कि मेरी डिसिप्लिन में इतनी ताकत है कि जो तेरी अनडिसिप्लिन वाली हरकत है वो कुछ नहीं कर सकती। और इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा। और ये मोटिवेशन काफी खास होगा। आपको YouTube पर 30 सेकंड या 20 सेकंड की वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी जो आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन देती है, लेकिन उसके बाद आपको जो आपकी एनर्जी है उसको कम कर देती है। और याद रखिए, ये जो आपका YouTube वाला ट्रेंड चला है जिसमें आपको 30 सेकंड और 1 मिनट के वीडियो दिखाए जाते हैं, वो एक्चुअली में लॉन्ग टर्म में आपको इफेक्ट करते हैं। आपको इस प्रकार से ट्रेन कर दिया जाता है कि आप बार बार एक्सटर्नल मोटिवेशन ढूंढने लगते हो। और आप ही सोचो कि आपको अपना भविष्य बेहतर बनाना है, तो क्या आपको एक्सटर्नल मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी 5-5 घंटे और 1-1 दिन में? क्यों जरूरत पड़ रही है? क्योंकि आपकी आदत वैसी बनाई जा रही है कि आप जो है उस आदत में तब्दील हो जाओ कि आपको एक्सटर्नली पुश किया जाए, तभी आप मोटिवेट हो और तभी आप आगे बढ़ो। आप हमें बताओ, जब पहले के जो व्यक्ति थे, जैसे आप साइंटिस्ट सब होते थे, आइंस्टीन को ले लो या फिर कोई अदर साइंटिस्ट ले लो या फिर महात्मा गांधी को ले लो, क्या मोटिवेशन उनको बाहर वाली मोटिवेशन हम उनके कान में जाके बोलते थे कि महात्मा गांधी ऐसी स्थिति चल रही है, ठीक कर दो? वो तो खुद इंटरनल मोटिवेशन होती थी जो उसको प्रेरित करती थी। और उस प्रेरित होने के बाद वो खुद अपने आप में आगे बढ़ते थे, है ना? तो हम कान में तो उनको बोलने नहीं जाते थे कि आइंस्टीन साहब देखो, देश में जो है ऐसी स्थिति चल रही है तो आप ठीक कर दो। अंदरूनी मोटिवेशन आती है। और ये अंदरूनी मोटिवेशन तभी आएंगे जब अंदर से आप मजबूत होना सीख जाते हो। इसलिए मैं बोलता हूँ, कहीं ना कहीं आपको अगर मोटिवेशन जगानी है तो आप अपने अंदर की मोटिवेशन को जगाओ, अंदर की आग को जगाओ, सो दैट बाहर वाली जो आग यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन वो कम पड़ जाए अंदरूनी मोटिवेशन के सामने, है ना? तो इतनी अंदरूनी मोटिवेशन होनी चाहिए कि आपको अपने कैरियर और अपने लाइफ के डेवलपमेंट में ये कंटिन्यूड आपकी कंटिन्यूटी बना के रखे। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ लेट्स स्टार्ट टू आवर फर्स्ट टॉपिक। असम में अभी हाल ही में अर्थक्वेक आया था। तो बेसिकली रिमाइंडर ऑफ सेस्मिक हजार्ड अलोंग टू द हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट फॉल्ट लाइन, तो ये आपकी न्यूज आई है। तो देख सकते हो असम में आपका अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 6.4 देखने को मिला था।
ऑन द रिक्टर स्केल। और उसके बाद क्या 6 आफ्टर शॉक्स आए। और आपको ही पता है जब भी अर्थक्वेक आते हैं तो उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं, और जो आफ्टर शॉक्स है उसका जो रिक्टर स्केल पर मैपिंग है वो 3.2 से लेकर 4.2 के रेंज में था। और अगर हम बात करें रिक्टर स्केल की तो रिक्टर मैग्नीट्यूड स्केल या फिर लोकल मैग्नीट्यूड स्केल, और ये आपका क्वांटिफाई करता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एन अर्थक्वेक। याद रखना दो होते हैं ना, एक तो आपका रिक्टर स्केल होता है और एक आपका मर्क्यूरी स्केल होता है। मर्क्यूरी स्केल जो है आपका इंटेंसिटी यानी कि नुकसान और डैमेज कितना हुआ उसको मेजर करता है, लेकिन आपका जो रिक्टर स्केल है वो आपका एनर्जी जो एक्चुअल में रिलीज हुई जब अर्थक्वेक की घटना हुई थी, प्लेट जब टकराए थे तब क्या एनर्जी रिलीज हुई उसे रिप्रेजेंट किया जाता है आपका रिक्टर स्केल पर। और रिक्टर स्केल जो है आपका लॉगरिथमिक स्केल है, और जो डिफरेंस ऑफ 1 रिप्रेजेंट्स एन अप्रोक्सीमेट 30 फोल्ड डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड है ना। तो अगर एक का अगर डिफरेंस आता है यानी कि 4 से अगर हम 5 रिक्टर स्केल पर चले जाते हैं तो अप्रोक्स जो आपका 30 फोल्ड डिफरेंस मैग्नीट्यूड के टर्म्स में आपको ऑब्जर्व किया जा सकेगा। और जो डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स होते हैं यानी कि वैसे अर्थक्वेक जो डिस्ट्रक्शन लाने में समर्थवान होते हैं उसका मैग्नीट्यूड आपका 5.5 एंड 8.9 के बीच होता है। और जो इवेंट्स आपको देखने को मिले अर्थक्वेक वाले वो कहा गया है कि इट इज लोकेटेड नियर टू द कॉपिली फॉल्ट विच इज क्लोजर टू द हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट, और इसी को कहते हैं मेन फ्रंटल थ्रस्ट। तो अगर हम बात करें हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट जिसको मेन फ्रंटल थ्रस्ट भी कहा जाता है, ये जियोलॉजिकल फॉल्ट है। फॉल्ट में आपको कंफ्यूजन होता होगा। बेसिकली फॉल्ट क्या होती है कि जब भी दो प्लेट टकराती है तो दो प्लेट्स तो डिफरेंट है इन टर्म्स ऑफ आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है रॉक्स का, जो लिथोस्फेरिक ब्लॉक्स है इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन टर्म्स ऑफ रॉक आपके जो मिनरल्स वो सब डिफरेंट होते हैं, है ना। और ये आपके कमजोर पॉइंट्स होते हैं ना, जो फॉल्ट है वो वीक पॉइंट्स होते हैं, और इसी वीक पॉइंट्स पर आपको अर्थक्वेक जनरली देखने को मिलती है। यहीं पर आपको जो एनर्जी है वो रिलीज होते हुए दिखती है जिसके कारण आपको अर्थक्वेक महसूस होता है ना। तो फॉल्ट इज द वीक पॉइंट जहां से आपकी जो एनर्जी है जो एक्यूमुलेट हो जाती है वो एक बार में रिलीज होती है और आप जो है सडन डिस्टर्बेंस फेस करते हो, है ना। तो जो हिमालयन फ्रंटल ये जो आपका हिमालयन फ्रंटल थ्रस्ट है वो आपका जियोलॉजिकल फॉल्ट है विच लाइज अलोंग द बाउंड्री ऑफ इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट। तो देख सकते हो ये आपका इंडियन शील्ड हुआ और ये आपका तिब्बतियन प्लेट हुआ, और ये आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट ये आप देख सकते हो यहाँ आपका है मेन फ्रंटल थ्रस्ट, है ना। तो थ्रस्ट इज नथिंग बट फॉल्ट है। और आपको ही पता है जो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ एक ही बार जो टकराने से नहीं हुआ, वो फेज बाय फेज में हुआ, इसलिए आपको डिफरेंट फॉल्ट्स देखने को मिलता है, चाहे आपका मेन फ्रंटल थ्रस्ट है या फिर मेन बाउंड्री फॉल्ट है ना। तो जैसे देख सकते हो जब आपका इंडियन प्लेट यूरेशियन से पहली बार टकराया तो जो फॉल्ट क्रिएट हुआ वो आपका MFT है। उसके बाद आपका जब दूसरी बार पुशिंग अप हुआ तो MPT यानी कि मेन बाउंड्री थ्रस्ट, फिर अनदर टाइम जब पुशिंग हुई तो आपका MCT यानी कि जो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। उसी प्रकार से नेक्स्ट टाइम वी हैव द STD यानी कि साउथ तिब्बतियन डिटैचमेंट सिस्टम। उसके बाद आपका ITSZ यानी कि इंडो सांकोसोचर जोन, है ना। तो हमेशा याद रखना फॉल्ट इज द वीक पॉइंट, है ना। और फॉल्ट एक्टिव भी हो सकते हैं पैसिव भी हो सकते हैं। एक्टिव यानी कि जहां पर अर्थक्वेक जैसी घटनाएं जो है वो आपको देखने को मिलेगी, या पैसिव यानी कि जहां पर आपको जो घटनाएं हैं इस प्रकार की वो नहीं देखने को मिलेंगी। इट इज ऑल बिकॉज जो बाउंड्री पहले वहां पर एक्टिवेट होती थी वो अब आपका एक्टिवेटेड नहीं है, तो इसलिए आपका पैसिव बन जाता है। जैसे सेम लाइक कि आपका जो एक्सटिंक्ट वोल्केनो जैसे होते हैं वो एक्टिव प्लेट बाउंड्रीज के पास होते हैं, जो एक्सटिंक्ट होते हैं वहां पर आपका जो मैग्मा का एक्यूमुलेशन है वो नहीं देखने को मिलता है ना। तो सिमिलर टाइप का कंसेप्ट आपका वहां देखने को मिलता है। एंड जो कॉलिजन जोन है बिटवीन इंडिया एंड यूरेशिया अलोंग द ट्रेमेंडस माउंटेन रेंज, वन ऑफ द हाईएस्ट सेस्मिक हजार्ड्स इन द वर्ल्ड, जाहिर सी बात है ना। चैन ऑफ इवेंट्स होते रहती है, दैट्स व्हाई हिमालयन का जो हाइट है वो बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक्टिव बाउंड्री पर लोकेटेड है, और वो जो एक्टिव बाउंड्री है वो आपका दो प्लेट्स के कारण है, एक तो आपका यूरेशियन प्लेट और दूसरा इंडियन प्लेट। और इंडियन प्लेट पुश कर रही है यूरेशियन प्लेट को, जिसके कारण जो हाइट है हिमालयन की वो राइज हो रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि फॉल्ट जो है आपका फ्रैक्चर है या फिर जोन ऑफ फ्रैक्चर्स बिटवीन द टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक, यानी कि आप समझ लो लिथोस्फेरिक ब्लॉक। और फॉल्ट्स जो है वो अलाउ करती हैं द ब्लॉक्स टू मूव रिलेटिव टू ईच अदर, और ये जो मूवमेंट है वो रैपिडली भी अकर कर सकती है इन द फॉर्म ऑफ अर्थक्वेक या फिर स्लोली इन द फॉर्म ऑफ क्रीप। तो ये बातें थी, और ये तो हमने आपको बता दिया कि फॉल्ट क्यों जेनेसिस होते हैं, वीक पॉइंट है ना। वीक पॉइंट है बिकॉज जो आपके कंस्टिट्यूएंट्स है दोनों रॉक्स की वो सिमिलर नहीं है। अब सिमिलर नहीं है तो इसलिए आपको ये वीक पॉइंट देखने को मिलेंगे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपका वुड ब्लॉक है और एक आपका रबर ब्लॉक है, दोनों के कंस्टिट्यूएंट कभी मिक्स नहीं हो सकते सिमिलर मैनर में, तो वो जो आपका गैप बनेगा वो फॉल्ट हो गया। सिमिलर एग्जांपल है आपका, है ना।
सो प्रीलिम्स के लिए यस आपको फॉल्ट के बारे में पता होना चाहिए, और ये जो आपका फॉल्ट है जैसे MFT, MBT, MCT, ये मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना। बस आपको ये याद रखना है कि जो आपका टाइप्स ऑफ फॉल्ट क्या होते हैं, या फिर फॉल्ट माउंटेन्स आप अब हमें बताइए कि जो अरावलीज है क्या वो ओल्ड फॉल्ट माउंटेन्स के एग्जांपल है या फिर ब्लॉक माउंटेन्स के एग्जांपल है। इवन जो आपका हिमालय है वो फॉल्ट माउंटेन्स के एग्जांपल या फिर आपका ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जांपल है, और अगर फोल्ड का है तो क्यों है, ब्लॉक का है क्यों है, ये आप हमें बताइए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। स्टेट्स विथ की इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स कैन बोरो मोर। तो सेंटर ने परमिट किया है एडिशनल बोरोइंग ऑफ 1.06 लाख करोड़ टू दोज स्टेट जिसने कुछ न कुछ इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स किए हैं पावर सेक्टर में, ईज ऑफ डूइंग बिजनेसेस में, एज वेल एज सम अदर सेक्टर्स में टू कोप विद द कोविड-19। तो ये आपका फाइनेंशियल बोरोइंग क्यों अलाउ की जा रही है, क्योंकि कोविड-19 की स्थितियां कहीं ना कहीं विकराल होते जा रही है और ऐसे में फाइनेंसिस की जरूरत होगी, और फाइनेंसिस की जरूरत होगी तो बोरो करना पड़ेगा, और बोरो करने के लिए कहीं ना कहीं स्टेट्स को परमिशन चाहिए सेंटर की तरफ से, है ना। कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही हैं जो आपको सेंटर की परमिशन रिक्वायर्ड होती है। और पिछले साल सेंटर ने बोरोइंग लिमिट जो है स्टेट्स की वो बढ़ा दी थी बाय द 2% ऑफ देयर स्टेट GDP, लिंकिंग हाफ ऑफ इट टू द सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स बाय द स्टेट, है ना। तो जो भी बढ़ोतरी की गई थी उसमें बोला गया था कि हाफ ऑफ द एक्सपेंडिचर आपका सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म्स के लिए किए जाने चाहिए, है ना। तो ये जो आपका ओवर एंड एबव 3% लिमिट जो सेटअप की गई FRBM के तहत, FRBM एक्ट आपको पता है, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत जो फिजिकल डेफिसिट है उसको कम करने का प्रयास किया जाता है। और ये हमें जरूर जानना है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है बोरोइंग पावर्स के। तो आर्टिकल 292 में हमें जाना पड़ता है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट के अनरिस्ट्रिक्टेड पावर्स है बोरोइंग करने के, है ना। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी मर्जी उतनी बोरोइंग कर सकती है, चाहे वो नेशनल हो या इंटरनेशनल कर सकती है, बट सर्टेन लिमिट, और वो सर्टेन लिमिट कौन सेट करेगा, पार्लियामेंट सेटअप करेगा। लेकिन अगर हम बात करें 293 आर्टिकल 293 की, तो जो बोरोइंग पावर्स स्टेट की, चाहे वो टेरिटोरियल यानी कि आपका विद इन इंडिया या फिर आपका आउटसाइड इंडिया, तो वो लिमिटेड करके रखी है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट्स बोरो कर सकती है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट विद इन लिमिट फिक्स बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, है ना। तो अगर बोरो करना हो स्टेट को विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो उनको उन लिमिट में बोरो करनी पड़ेगी विच हैज बीन फिक्स्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। चलो ये तो आपका सिमिलर आपका कंसेप्ट है जो आपका आर्टिकल 292 भी कहता है, लेकिन वहाँ पर पार्लियामेंट है, यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेचर है। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस आता है वो ये, स्टेट कैन नॉट रेज ए पब्लिक लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंटर। ऐसा प्रोविजन आपको सेंटर में नहीं मिलेगा, लेकिन स्टेट में मिलेगा कि स्टेट कैन नॉट रेज ए पब्लिक लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ सेंटर। अगर कोई भी लोन स्टेट्स का आउटस्टैंडिंग है ना, विच हैज बीन एडवांस टू इट बाय द सेंटर, लेट्स से कि प्रीवियस ईयर में या फिर प्रीवियस टाइम में सेंटर ने लोन दिया स्टेट को और स्टेट ने उसे चुकाया नहीं। अब अगर स्टेट लोन लेना चाहेगा तो अल्टीमेटली सेंटर की कंसेशन ही कंसेंट चाहिए, है ना। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए कि स्टेट हैव नो पावर टू रेज लोन्स आउटसाइड इंडिया, है ना, नहीं पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन की ही तरफ से। तो भाई साहब स्टेट क्या करे, है ना। इसलिए सेंटर जो है समय समय पर ग्रांट्स या फिर जो बोरोइंग लिमिट है वो बढ़ाने का प्रयास करती है। सो ये इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से निकल कर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल स्टेट हैव नो पावर टू रेज लोन आउटसाइड इंडिया, ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। साथ ही साथ स्टेट्स जो है वो लोन विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया भी नहीं रेज कर सकती अगर सेंटर से इन्होंने लोन लिया है और वो लोन चुकाई नहीं गई, है ना। तो ये बातें कुछ रहती है, इंपॉर्टेंट है काफी। एंड सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। चाइना पुशेस डिफेंस टाइज विद बांग्लादेश एंड श्रीलंका। तो कहीं ना कहीं चाइना जो है अपनी प्रेजेंस बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर यूँ कहो कि अदर साउथ ईस्ट नेशंस के साथ तो बढ़ा ही रहा है। अब बांग्लादेश और श्रीलंका पर भी ये नजर गड़ाए हुए कि किस प्रकार से भारत के प्रेजेंस को एब्सेंस बनाया जाए, है ना। तो चाइनाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस विजिटिंग बांग्लादेश एंड श्रीलंका। बताओ अभी कोविड-19 की स्थिति से भारत ग्रसित हो रहा है और ये मजे मार कर चाइना, श्रीलंका और बांग्लादेश विजिट कर रहे हैं, है ना। तो चाइनाज मिनिस्टर ऑफ डिफेंस विजिटिंग द बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इन्होंने कंट्रीज को कहा है इन द नेबरहुड टू रेसिस्ट द पावर्स फ्रॉम आउटसाइड द रीजन सेटिंग अप मिलिट्री अलायंस इन द साउथ एशिया, है ना। तो क्या बोला जा रहा है इनके द्वारा कि भाई साहब अगर कोई बाहरी शक्ति आती है जिसके तहत मिलिट्री अलायंसेस सेटअप करने की बात की जाती है इन द साउथ एशिया, तो आप न करें। तो ये जो कमेंट्स है कहीं ना कहीं जो बोला गया वो इसलिए बोला गया कि जो आपका क्वाड वाला कंसेप्ट था जिसमें इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान सब मिलकर एक सिक्योरिटी डायलॉग या सिक्योरिटी ग्रुपिंग बनाना चाह रहे थे, उसी के अगेंस्ट ही बोला गया होगा।
और चाइना ने 6 कंट्री साउथ एशिया डायलॉग भी कन्वीन किया था ऑन द कोविड एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये सब देख सकते हैं हमारे पड़ोसी देश के साथ अपने रिलेशन अच्छे करने के प्रयास में, है ना। एंड इन्होंने यानी कि चाइना ने $2 बिलियन तक का लोन्स भी एक्सटेंड किया है, एज वेल एज करेंसी स्वैप फैसिलिटीज भी एक्सटेंड किया है टू श्रीलंका टू हेल्प द गवर्नमेंट कॉप विद द इकोनॉमिक स्ट्रेस जो कोविड-19 के कारण हुआ था। एंड अदर चाइनीज मेजर्स जो साउथ एशिया में लिए गए हैं, जैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक रोड, ये तो चल ही रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, प्रेजेंस इन पोर्ट्स ऑफ बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सब है। एंड बात करते हैं भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो भारत पर इम्पैक्ट इसलिए पड़ेगा कि चाइना के जेब तो भरे हैं पैसों से, है ना। तो चाइना जो डीप पॉकेट्स एंड स्टेट बैक्ड फाइनेंसिंग कहीं ना कहीं भारत की जो ट्रेडिशनल पोजीशन है नेबरहुड में उसको अफेक्ट कर सकता है, वो भी निगेटिवली। एंड इंडिया सिंपली डज नॉट हैव द रिसोर्सेज टू मैच चाइना, हैम्परिंग द रीजनल इंटीग्रेशन। ऑल्सो जो चाइना की पॉलिसी है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, है ना, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स माला पहनाने वाली, जिसके तहत भारत को घेरने का प्रयास किया जाता है वाया मिलिट्री एंड कमर्शियल फैसिलिटी जो डिप्लॉय की जाते हैं बिटवीन द चाइनीज मेनलैंड एंड जो पोर्ट्स बता रहे हैं, हम देखेंगे चाइना, यही आपका स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है ना, भारत को घेरने का प्रयास किया जाएगा। तो देख सकते हो पाकिस्तान में जो ग्वादर पोर्ट है चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, बांग्लादेश में जो चित्तगोंग पोर्ट है चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, श्रीलंका में जो आपका हम्बंत होता है ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, और मालदीव में जो मराव पोर्ट है वो आपका चाइनीज इन्वेस्टमेंट है। इस प्रकार से घेरने का प्रयास किया जाता है ना। तो देख सकते हो ये आपका कॉमर्शियली भी हो सकता है या फिर मिलिट्री टैक्टिक्स भी हो सकते हैं। एंड कहना है कि स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भारत को हैम्पर कर रहा है इस प्रकार की पॉलिसी से, है ना। जबकि चाइना का कोई रोल नहीं है इंडियन ओशियन में, चाइना तो आपका इंडियन ओशियन का देश है ही नहीं, फिर भी अपना इनडायरेक्टली कैसे प्रेजेंस बना रहा है आप देख सकते हो। भारत की गतिविधियों पर नजर रख सकता है ये, इस प्रकार से ये अपनी मजबूती बढ़ा रहा है इंडियन ओशियन में। इसलिए भारत कहीं ना कहीं चिंतित है, भारत को कहीं ना कहीं एक्शन लेने की जरूरत है, सो दैट इस प्रकार की चाइनीज एक्शंस को कर्व किया जा सके और चाइनीज के अगेंस्ट कहीं ना कहीं हमें भी कुछ इस प्रकार के इनिशिएटिव लेने होंगे, अदरवाइज जो हमारे नेबरहुड है वो चाइना के चंगुल में न चले जाए। So let's move to the next one, government leverage in COVID-19 वैक्सीन प्राइसिंग। तो ये तो न्यूज आया ही था, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि जो डिफरेंट मैन्युफैक्चरर्स है वो डिफरेंट प्राइसेस कोट कर रहे हैं कोविड-19 वैक्सीन के लिए। इसलिए गवर्नमेंट को कहा गया कि आपके पास तो भाई साहब पावर है अंडर वेरियस एक्ट और आप एम्प्लॉय कर सकते हैं कि आप यूनिफॉर्म प्राइस लगा दें। तो अगर हम बात करें इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 की, तो अंडर सेक्शन 3 ऑफ दिस एक्ट गवर्नमेंट ने ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर्स को इश्यू किया था। और अगर हम बात करें ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, तो इसके तहत ओवर 800 ड्रग्स को इसेंशियल कैटेगरी में रखा गया है एंड इसके तहत पावर मिल जाती है सेंटर को कि प्राइसेस कम कर सकते हैं। जबकि रेगुलेशन थ्रू द डीपीसीओ वो एप्लीकेबल नहीं होती है फॉर द पेटेंटेड ड्रग, जैसे रेमडेसिविर है वो आपका पेटेंटेड ड्रग है, इसलिए रेगुलेशंस जो है इस ऑर्डर के तहत यानी कि ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर के तहत नहीं की जा सकती पेटेंटेड ड्रग्स की, लाइक रेमडेसिविर या फिर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स। और अगर हम बात करें पेटेंट्स एक्ट की, तो ये जो एक्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो अथोराइज कर सकते हैं किसी को भी, किसी को कहने का मतलब फार्मा कंपनी को लेट्स से कि वो इन्वेंशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। हो सकता है किसी दूसरी कंपनी ने इन्वेंट किया हो उस वैक्सीन को, है ना, तो उसके तहत या इस एक्ट के तहत किसी दूसरी कंपनी को ऑर्डर दिया जा सकता है, ऑथराइज की जा सकती है कि भाई साहब ये लो आप भी प्रोड्यूस करो, है ना। और ये कहीं ना कहीं फॉर द पर्पज ऑफ गवर्नमेंट, और ये सोशल वेलबींग के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी की स्थिति है वो कहीं ना कहीं काफ़ी डरावनी स्थिति है, और ऐसे स्थिति में अगर वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेजी से होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि जो आपका इन्फेक्शन है वो कम स्प्रेड हो। तो ये आपका तरीका होता है पेटेंट्स एक्ट के तहत प्रदान किए गए, है ना। दिस प्रोविजन इनेबल द गवर्नमेंट टू स्पीड अप द मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज इंश्योर द इक्विटेबल प्राइसिंग। ऑल्सो ये जो एक्ट है कंपलसरी लाइसेंसिंग के बारे में भी कहता है, और यहाँ पर गवर्नमेंट अलाउ कर देती है समवन एल्स को टू प्रोड्यूस ए पेटेंटेड प्रोडक्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ पेटेंट ऑनर, है ना। अगर पेटेंट ऑनर चाहे भी या ना भी चाहे तो भी उसकी कोई औकात नहीं चलेगी कि वो रोक दे टू प्रोड्यूस द पेटेंटेड प्रोडक्ट टू द अदर कंपनीज इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस डेफिनेटली। और अगर हम बात करें एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 की, तो ये गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो स्पेशल मेजर्स ले सके एंड प्रिस्क्राइब द रेगुलेशंस एज टू डेंजरस एपिडेमिक डिजीज। और ये जो ब्रॉड अनडिफाइंड पावर्स है ये इस्तेमाल किए जा सकते हैं टू मेजर टू रेगुलेट द प्राइस। एंड लेट्स मूव, हाँ, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में पता होना चाहिए, खासकर ये जो है आपका ये जरूर पता होना चाहिए कि रेगुलेशन थ्रू डीपीसीओ इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पेटेंटेड ड्रग। लेकिन पेटेंट एक्ट में ये तो साफ साफ है कि भाई साहब कोई भी कंपनी हो, किसी ने भी पेटेंट करवाई हो, हम ऑथराइज कर सकते हैं कंपलसरी लाइसेंसिंग के तहत
जिसके तहत किसी दूसरे को अलाउ कर सकते हैं कि वो भी उस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चर करे अंडर द स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशन। ये पता जरूर होना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सेंटर नोटिफाइज GNCT एक्ट दैट गिव्स मोर पावर टू दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये न्यूज में तो चली रही थी और आज ये आपका न्यूज आ भी गया। तो गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट एक्ट 2021 ये आपका अप्रैल 27 से लागू हो जाएगा। और ये जो आपका ऑर्डर आया है या एक्ट आया है, इट इज इन रिस्पॉन्स टू द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस जो 2018 में आया था, है ना। और अगर हम कंपेयर करें 2018 जजमेंट से, तो यहाँ पर आप देख लो मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2021 के तहत क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट है इन एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। देख सकते हैं यहाँ पर गवर्नमेंट टर्म में क्या बोला गया कि जो गवर्नमेंट है मेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के तहत क्या है कि जो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो बाउंड होंगी एड इन एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द मैटर्स दैट वेर नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। तो यानी कि वैसे मैटर जो डायरेक्ट हम नहीं कह सकते कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंदर आते हैं, तो उस मैटर पर जो एड इन एडवाइस होंगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो बाइंडिंग होगी। और अगर हम बात करें स्पेसिफिकेशन ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स कंकरेंस ऑन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, तो इस अमेंडमेंट के तहत इनकी जो ओपिनियंस होंगी वो ऑब्टेन की जाएंगे बिफोर एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, यानी कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव एक्शन इनिशिएट करना है तो उनके ओपिनियंस लेने पड़ेंगे। और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में क्या बोला गया था कि पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड के टॉपिक को अगर छोड़ दिया जाए तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो कंकरेंस वो रिक्वायर नहीं होंगे, और इनका जो स्टेटस है वो गवर्नर का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर का है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है 2018 वाला उसको रिवर्ट बैक करने के लिए ही तो लाया जा रहा है। आप देख सकते हैं कंपैरिजन में, है ना, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को मोर पावर दी जा रही है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बेसिकली पावर को कंट्रोल करने की बात की गई थी, है ना। तो ये बात आप देख सकते हैं। अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट की बात करें तो जो एलजी को पावर दी गई है कि वो एसेंट किसी बिल का विथ होल्ड कर सकती है। विथ होल्ड करने का मतलब आपका रिजेक्ट कर सकती है विच कवर्स एनी ऑफ द मैटर्स जो फॉल्स आउटसाइड द परव्यू ऑफ द पावर जो असेंबली को दी गई है। एंड ये जो असेंबली है shall not make any rule to enable itself or its committee to consider in matter of day-to-day administration of Delhi। सो काफी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स ये जो अमेंडमेंट है 2021 है और सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है। सो लेट्स मूव टू द शॉर्टर न्यूज पाइथन 5। तो क्या है ये, तो भारत की इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो तेजस है, इन्होंने 5th जनरेशन पाइथन 5 एयर टू एयर मिसाइल ऐड कर दिया है टू इट्स वेपन कैपेबिलिटी। और अगर हम बात करें पाइथन 5 की तो ये आपका सेकेंड एयर टू एयर मिसाइल ऑफ इजरायली ओरिजिन, यानी कि ये जो आपका है वो इजराइल ओरिजिन है और इसको इंटीग्रेट किए जाएंगे अंदर तेजस फाइटर। एंड इट इज एन इंफ्रारेड गाइडेड मिसाइल और इसका रेंज कम से कम 20 किलोमीटर तो होगा। और ये जो फर्स्ट मिसाइल है, द फर्स्ट मिसाइल वाज द बियॉन्ड विजुअल रेंज AAM देबरो विच इज रेडार गाइडेड वेपन विथ ए रेंज ओवर 50 किलोमीटर। तो ये बात नहीं, बस इतना याद रखना पाइथन 5 जो है आपका एयर टू एयर मिसाइल है ना। ये आपको इतना पता होना चाहिए। पाइथन 5 इज एसोसिएटेड विद 5th जनरेशन एयर टू एयर मिसाइल। और लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। यूके फर्स्ट कंट्री टू ग्रीन लाइट द सेल्फ ड्राइविंग कार्स ऑन रोड। तो यानी कि पूरे विश्व में यूके पहला देश बन गया है जिसके तहत सेल्फ ड्राइविंग कार को अलाउ कर दी गई है टू रन ऑन द रोड। तो देख सकते हैं यूके बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अनाउंस कि ये रेगुलेट करेंगे द यूज ऑफ सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल एट स्लो स्पीड्स ऑन द मोटरवेज विद फर्स्ट सच कार्स। कहीं ना कहीं आशा जताई जा रही है कि पब्लिक रोड पर उतर आएंगे इसी साल। और अगर हम बात करें सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल्स की तो ये आपका ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम पर आधारित होता है। याद रखना, इट इज बेस्ड ऑन ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम जो सेंसर्स की इस्तेमाल करती है, सॉफ्टवेयर की इस्तेमाल करती है टू कीप द कार्स विद इन ए लेन एंड अलाउइंग देम टू एक्सीलरेट एज वेल एज ब्रेक विदाउट द ड्राइवर इनपुट। तो ड्राइवर लेस का मतलब ही तो होता है ड्राइवर की जरूरत नहीं हुई। अब ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी इसका मतलब सेंसर और सॉफ्टवेयर पर ही तो वह करेगा। ये टेक्नोलॉजी का नाम याद रखना, ऑटोमेटेड लेन कीपिंग सिस्टम। रिसेंटली सीन इन न्यूज क्या है, एसोसिएटेड विद ड्राइवरलेस कार्स एंड सच कार्स कुड इंप्रूव द रोड सेफ्टी बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन एरर। अभी तो बाद ही में देखा जाएगा कि ह्यूमन एरर को कम करता है या नहीं करता है। एंड नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट न्यूज। ऑक्सीजन की भारी डिमांड भारत में चल रही है और अब एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स के ऊपर न्यूज आई है। तो पीएम केयर्स फंड
इसका इस्तेमाल किया जाएगा टू प्रोक्यूर 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंसंट्रेटर। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की, तो ये आपका मेडिकल डिवाइस है जो ऑक्सीजन को कॉन्सेंट्रेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा फ्रॉम द एयर। एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के तहत क्या होगा, एयर्स को अंदर लिए जाएंगे, उसको फिल्टर किया जाएगा, और जो नाइट्रोजन मिक्स रहता है एयर में उसको रिलीज कर दिया जाएगा बैक इनटू द एयर, एंड जो बचे होंगे वो आपका ऑक्सीजन होंगे। और ये जो ऑक्सीजन है कंप्रेस्ड एंड डिस्पेंस्ड थ्रू ए कैन्यूला 90 से 95% प्योरिटी रहती है इसकी। एंड ए प्रेशर वाल्व इन द कंसंट्रेटर वो मदद करेंगी टू रेगुलेट द सप्लाई रेंजिंग फ्रॉम द 1 से 10 लीटर्स पर मिनट। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, नियो 01 रोवर। तो ये आपका रोबोट प्रोटोटाइप है जो लॉन्च की गई लो अर्थ ऑर्बिट में चाइनीज स्पेस माइनिंग स्टार्टअप के द्वारा, जो स्कूप अप यानी कि डेब्रिस को हटाएगा विच हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय अदर स्पेसक्राफ्ट विथ ए बिग नेट, है ना। बड़े जाल के माध्यम से जो डेब्रिस मौजूद हो गई हैं आपका स्पेस पे, उन डेब्रिस मटेरियल्स को हटाने का काम करेगा ये आपका नियो 01 रोबोट। एंड बेसिकली इट इज एक्सपेक्टेड टू पेव वे फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजी जो कैपेबल होगी माइनिंग ऑन द एस्टेरॉइड्स। And according to the some estimates, approximately 3,000 satellites and millions of small pieces of related debris स्पेस में मौजूद है, and there is no feasible way of recovering disposing of them in a clean way। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर को तो प्रभावित कर ही दिए है, और जो बचा कुचा आपका आउटर स्पेस था उसे भी नहीं छोड़ा जाएगा, और कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। और भविष्य में जब स्थितियां खराब हो जाएंगी तो विश्व जो है वो उनका ध्यान जो है आकर्षित होगा, अच्छा हमने क्या कर दिया, अब हमें जो है जिस प्रकार से क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमने एक्शन लिया उसी प्रकार से अब हमें स्पेस चेंज के ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा, है ना। जब समय रहित सॉल्यूशन नहीं निकाला जाता है तो सबसे बड़ा दुख होता है, क्योंकि भविष्य में वही सबसे बड़ा दुख का कारण भी बनेगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, CT यानी कि साइकिल थ्रेशोल्ड वैल्यू इन द RT-PCR टेस्ट फॉर कोविड-19। तो ये जो आपका RT-PCR टेस्ट है, RNA को एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसको DNA में कन्वर्ट किए जाते हैं विच इज देन एम्पलीफाइड। और एम्पलीफिकेशन की बात करें तो इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ DNA सो दैट एबिलिटी जो टेस्ट की है उसको इम्प्रूव की जा सके, सो दैट डिटेक्शन किया जाए वायरस के, एंड इट कैन टेक प्लेस थ्रू द सीरीज ऑफ साइकिल। एंड CT वैल्यूज की बात करें तो ये आपका रिफर करता है नंबर ऑफ साइकिल्स आफ्टर विच वायरस कैन बी डिटेक्टेड। इफ ए हायर नंबर ऑफ साइकिल्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका मतलब लोअर वायरल लोड। याद रखना है, अगर हायर नंबर ऑफ साइकिल्स की जरूरत पड़ रही है डिटेक्ट करने के लिए, तो इसका मतलब वायरल लोड काफी कम है, जाहिर सी बात है। एंड लोअर द CT वैल्यू मींस हायर द वायरल लोड, यानी कि अगर कम ही साइकिल में आपका वायरस डिटेक्ट हो गया तो इसका मतलब वायरल लोड ज्यादा है। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, साइबर क्राइम वॉलंटियर्स प्रोग्राम। तो इसे लॉन्च की गई है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी कि I4C के द्वारा, साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, है ना। सो दैट अलाउ किए जाए सिटीजन्स को कि वो अपने आप को रजिस्टर करे एज एन अनलॉफुल कंटेंट फ्लैगर, सो दैट ऑनलाइन कंटेंट जो आपके गलत या फिर फेक फैलाई जाती है उनको रिमूव किया जा सके। कहीं ना कहीं ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को मदद करेगा इन आइडेंटिफाइंग, रिपोर्टिंग एंड रिमूविंग द इलीगल अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट। एंड I4C को सेटअप की गई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, एंड ये आपका नोडल पॉइंट के रूप में एक्ट करना है इन द फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम। एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, पैलेडियम। पैलेडियम की बात करें तो ये आपका शाइनी व्हाइट मेटल है इन द सेम ग्रुप एज प्लेटिनियम along with ruthenium, rhodium, osmium और iridium। और जो मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड पैलेडियम है वो आपका रशिया और साउथ अफ्रीका से आता है। एंड मोर देन 80% ऑफ द पैलेडियम इस्तेमाल किए जाते हैं कैटालाइटिक कन्वर्टर्स में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ कार एग्जॉस्ट सिस्टम जो एमिशंस को कंट्रोल करती है। और ये आपका मेनली पेट्रोल एंड हाइब्रिड व्हीकल्स में मिलता है। एंड इट इज आल्सो वाइडली यूज्ड इन कैटालाइटिक रिएक्शन इन द इंडस्ट्री सच एज इनहाइड्रोजनेशन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डेंटल फिलिंग। एंड अब बात करते हैं नेक्स्ट वन, प्लेसेस इन यूज। तो रशिया ने 7 यूरोपियन डिप्लोमेट्स को एक्सपेल कर दिया है आफ्टर देयर कंट्रीज ऑर्डर रशियन डिप्लोमेट टू लीव, है ना। तो रेसिप्रोकल वाली बात हो गई, तो उन्हें मेरे ऑफिसर्स को हटाया, हम भी आपको नहीं छोड़ेंगे, हम भी आपके ऑफिसर्स को हटाएंगे, तो ये आपका हो गया, है ना। एंड इट वाज प्रेसिडेड बाय रिमूवल ऑफ रशियन डिप्लोमेट्स बाय जेक with Slovakia and Baltic states of Estonia, Latvia, Lithuania follow suit in solidarity। हमें तो याद रखना है, जो देख लो इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया को बाल्टिक स्टेट्स भी कहते हैं, ये 3 है, कोई फॉर्मल ग्रुपिंग्स नहीं है, बस ऐसे ही नाम दे दिए गए, है ना। तो ये याद रखना है। तो बाल्टिक सी में आपका कौन कौन होगा, इस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया। और बाल्टिक सी के अन्य कंट्रीज के नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जो बॉर्डर करती है। UPSC में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।